हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। हम क्लासेस कर रहे हैं एमएड फर्स्ट सेम की। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता देती हूँ। फर्स्ट सेम की क्लासेस चली हुई हैं और बीएड वाले जो भी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि क्लास कब होगी, तो अभी इन लोगों का हो जाए एक बार कंप्लीट सिलेबस, फिर आप लोगों की क्लासेस इसी तरीके से चलेंगी जैसे इनकी चल रही है कंटिन्यूटी में। और अगर आप लास्ट ईयर की प्लेलिस्ट उठा के देखेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम टाइम तक मैं बच्चों के साथ रहती हूँ। लास्ट ईयर भी और उससे पहले साल भी, यानी फर्स्ट ईयर जिन बच्चों ने मेरे साथ जुड़ के की है, सेकेंड ईयर जिन बच्चों ने की है, उन लोगों को पता भी होगा कि एंड टाइम तक क्लासेस होती हैं बीएड की। ठीक है, तो बीएड की क्लासेस भी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हम कर रहे हैं एमएड की क्लासेस फर्स्ट सेम की। कल हमने क्लास की थी पेपर 4 की, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इशू। इसकी हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है, सेकंड यूनिट हमने कर ली है और थर्ड यूनिट आज हम करने वाले हैं। थर्ड फोर्थ फिफ्थ आज सारा कंप्लीट कर लेंगे। तो क्लास थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है और तो पेशेंस रखना है। एक बार में नहीं देख सकते तो 2 बार में देख लेना। बाकी जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिए हैं ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 790 690 1757। ठीक है, और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। अपना सिलेबस उठाइए और देखिए जो टॉपिक आपके मैच कर रहे हैं वो आप पढ़ सकते हैं। जो सब्जेक्ट आपके मैच कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के नोट्स ले सकते हैं। बाकी एक बार मुझे ये भी बता के जाना, जब भी आप क्लास देखते हैं, अब मैं हर क्लास के अंदर ये बोलूँगी, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं एक बार नीचे मुझे कमेंट करके जरूर जाना कि किस यूनिवर्सिटी से आप देखते हैं। ठीक है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स देखते हैं क्लासेस को, जिससे कि आइडिया हो जाए कि और किस यूनिवर्सिटी के बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, बाकी एक बात और बोलनी थी। मैंने आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए हुए हैं, लेकिन एक तो 2018 का पेपर मुझे आप लोगों को देना है, फोर्थ मतलब यही CC4 का, और एक सेकेंड रुकिए, 2021 का देना है, 2020 का देना है। ठीक है, 2020 का और 21 का। ठीक है, और मुझे कल या परसों मैं आपके ये टॉपिक कराऊंगी। कल तो मैं घर पे नहीं रहूंगी, तो मुझे कौन कौन से टॉपिक और एक्स्ट्रा कराने हैं जो नोट्स के अंदर नहीं है। एक तो इकोनॉमिक रेशनलिटी में कराऊंगी, लिबरलिज्म एंड नियो लिबरलिज्म कराऊंगी, ग्लोबलाइजेशन मैंने कराया हुआ है, एक कराना है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, और एजुकेशनल प्लानिंग। ये वेरी शॉर्ट में पूछे गए हैं 2018-20 में, तो इनको भी हम कवर कर लेंगे। बाकी जो टॉपिक हैं वो मैंने कराए हुए हैं। और ये गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट स्कूल ये कभी नहीं पूछा जाता है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, ये आपका पूछा जाएगा तो सेकंड सेमेस्टर में। ये टॉपिक है पूरा डिटेल में वहाँ पूछा जाता है। ठीक है, बाकी जो और टॉपिक हैं वो कभी पूछे नहीं गए हैं, इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ एजुकेशनल इंटरवेंशन। और जो मेन टॉपिक हैं, मेन यानी जो बार बार पूछे ही जाते हैं, उसमें से कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं कराया है आपको। मैंने सारे टॉपिक आपको कराए हैं। ठीक है, और ये बुक जो है सबसे ज़्यादा टिपिकल, सबसे ज़्यादा हार्ड मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कमीशंस हैं, कमिटीज़ हैं, पॉलिसीज़ हैं, और कुछ भी इसमें आप मनगढ़ंत नहीं बना के लिख सकते। आपको पता होना चाहिए कि मिड डे मील आया कब है, आपको ये पता होना चाहिए कि सर्व शिक्षा अभियान के अंदर क्या चीज़ें हैं और कब ये इम्प्लीमेंट हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम कब आई है और कब इम्प्लीमेंट हुई है और क्या क्या इसके अंदर है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अंदर सारे कमीशन आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। सबकी मेन पॉइंट्स आप लिख सकते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा ओवरव्यू था। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर आप कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बहुत बार मैं कहना भी भूल जाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था। आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि एजुकेशन फॉर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कौन सा होता है? जो लोग वंचित रह जाते हैं, अपने हक से वंचित रह जाते हैं, इन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाती, इन्हें मतलब बहुत सारी चीज़ें इन्हें फेस करनी पड़ती हैं, यानी एक तरीके से बॉर्डर लाइन से अलग कर दिए जाते हैं, सोसाइटी से अलग कर दिए जाते हैं। इन लोगों पे ध्यान नहीं देते, इन्हें जो रिसोर्सेज मिलने चाहिए वो रिसोर्सेज इन्हें नहीं मिल पाते हैं, तो उन्हें हम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के अंदर कंसिडर करते हैं ज़्यादातर।
मीनिंग क्या है मार्जिनलाइज्ड का, कि मार्जिनलाइज्ड क्या है, यूनिवर्सल टेंडेंसी रिलेटेड टू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। देखो समाज में स्तर बनाए गए हैं, अमीर मतलब एक सोसाइटी अमीरों की होती है, एक एवरेज की होती है, और हमारी जो इंडिया है उसमें एवरेज लोग ही ज़्यादा हैं, कुछ बिलो एवरेज हैं वो भी अपना जीवन काट रहे हैं, और जो कहीं भी कंसीडर नहीं होते वो होते हैं मार्जिनलाइज्ड, यानी जिन्हें बिल्कुल ही हताश किया जाता है, हाशिया ग्रुप जो होता है वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कहलाता है। ठीक है, इन्हें हर चीज़ से डिनाई किया जाता है, इन्हें कहीं कंसीडर नहीं किया जाता, ये एक तरीके से मार्जिन्स पे अपनी लाइफ जीते हैं। ठीक है, जैसे आपने झुग्गी झोपड़ी के देखे होंगे, या रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे सो रहे हैं, या फिर फुटपाथ पे जो लोग रह रहे हैं, एक तरीके से ये मार्जिनलाइज्ड है। या फिर जहाँ तक शिक्षा की पहुँच नहीं है, जो पिछड़ा इलाका है, वो भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप या मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी ही कहलाती है। जो लोगों को सारा बेनिफिट मिल रहा है, सारे मौके मिल रहे हैं, वो सेंटर सोसाइटी बोली जाती है। तो लोवेस्ट लिटरेसी लेवल जो है एजुकेशन का, एंड कंटिन्यूड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मार्जिनलाइज, यानी बराबर इनका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इन लोगों को हताश किया जा रहा है, इन लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनके साथ हो रही हैं। मार्जिनलाइजेशन जो है वो कितने तरीके का होता है, एक तो जेंडर रिलेटेड होता है कि भाई लड़की है, अब गरीबों के घर में क्या होता है, जो लोग गरीब हैं या फिर जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो उस घर में क्या होता है कि प्रायोरिटी लड़की को दे देते हैं कि भाई सॉरी लड़की नहीं, अगर थोड़ा बहुत भी पैसा है या स्कूल जाने लायक स्थिति है तो लड़के को भेजेंगे, लड़की को नहीं भेजेंगे, है ना। लड़की घर संभालेगी। कल्चर रिलेटेड इश्यूज भी हो जाते हैं, लोकेशन रिलेटेड इश्यूज भी हो जाते हैं, और पॉवर्टी तो सबसे बड़ा कारण है ही। देखो गरीबी में क्या ही हो सकता है, इंसान खा भी नहीं पाता सही तरीके से, है ना। इसके अंदर और भी ग्रुप रिलेटेड हैं, जैसे कि डिसेबल्ड, जो अक्षमता वाले बच्चे हैं, चाहे वो हैंडीकैप्ड हैं, चाहे ब्लाइंडेड हैं, चाहे डीफ हैं, किसी भी तरीके के हो सकते हैं। कुछ गिफ्टेड चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। चिल्ड्रन जो HIV एड्स से ग्रस्त हैं वो भी इसके अंदर कंसिडर कर देते हैं, मतलब मार्जिनलाइज्ड के अंदर, यानी एक तरीके से मार्जिन से उन्हें बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरीके की ये टाइप होते हैं, पढ़ते हैं इनके बारे में। एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, एजुकेशन इन लोगों के लिए क्या मतलब है, तो रेफर्स टू एंश्योरिंग एक्सेस टू क्वालिटी, भाई इन्हें क्वालिटी मिलनी चाहिए, इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए हर एक इंडिविजुअल को। कम्युनिटीज हु फेस सिस्टमेटिक बैरियर टू लर्निंग, यानी जो इनके सीखने में बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं को दूर किया जाए, इन्हें क्वालिटेटिव एजुकेशन मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, और सबको बराबरी का अधिकार मिले, क्योंकि शिक्षा जो है वो सभी का राइट होता है ना। तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप इंक्लूड पीपल फ्रॉम डिसएडवांटेज सेक्शन, यानी उस सेक्शन से बिलोंग करते हैं, इनका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज से होते हैं, इंडिजीनियस पॉपुलेशन हो सकते हैं, या फिर डिसेबिलिटी वाले हो सकते हैं, ये किसी भी तरीके से जो रिफ्यूज किए गए बच्चे हैं या इंडिविजुअल हैं वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब ये किसी के आधार पे भी हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर इसमें काम करते हैं। ये कास्ट के आधार पे भी हो सकता है कि निचली जाति के जो लोग होते हैं जैसे SC ST वाले हैं तो उन्हें भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जेंडर के आधार पे भी हो सकते हैं, एथनिसिटी के आधार पे हो सकते हैं, और ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के आधार पे भी हो सकते हैं। आज गले में कुछ गड़बड़ है। इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, अब इनके लिए एजुकेशन का महत्व क्या है, तो इन्हें सोशल इक्विटी मिलनी चाहिए। इक्वलिटी नहीं, इक्विटी। इक्विटी क्या होती है, समता होती है कि क्लास में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ रहे हैं तो सारे बच्चे हैं, लेकिन हमें देखना है कि किस बच्चे की क्या जरूरत है, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सोसाइटी में। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, यानी इन्हें फाइनेंशियली हेल्प भी होनी चाहिए जिससे कि ये सशक्त हो सकें, तो इन्हें स्किल्स प्रोवाइड की जाए, नॉलेज प्रोवाइड की जाए, जिससे कि जो मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स हैं वो इम्प्रूव कर सकें, अपनी जीवनचर्या चला सकें, लाइवलीहुड कर सकें, और इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर सकें, अपना योगदान दे सकें। भाई कमाएंगे तभी तो योगदान देंगे। सोशल इंक्लूजन होना चाहिए, यानी सामाजिक तरीके से भी इन्हें इंक्लूड किया जाए, सामाजिक तरीके से भी इन्हें क्या करा जाए, इंक्लूजन किया जाए, इनका समावेशन किया जाए। तो एजुकेशन जो है, एजुकेशन प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग, भाई शिक्षा मिलेगी तो इनकी समझ भी विकसित होगी, टॉलरेंस होगा, ये पार्टिसिपेट भी करेंगे, और इन्हें हेल्पिंग टू इंटीग्रेट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप इनटू ब्रॉडर सोसाइटी, यानी एक तरीके से जो नॉर्मल सोसाइटी है उसमें इन्हें कंसीडर हो पाएंगे।
ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी रेखा है उसे तोड़ना है, उसे ब्रेक करना है। तो एजुकेटेड इंडिविजुअल आर बेटर इक्विप्ड टू लिफ्ट देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज आउट ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी से निकलने का एक ही तरीका हो सकता है, क्या है, अगर अच्छी एजुकेशन किसी भी इंडिविजुअल को मिल पाए तो वो क्या है, गरीबी से बाहर निकल सकता है और अपनी फैमिली को निकाल सकता है। एम्पावरमेंट, इसका और महत्व ये है कि अगर हम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को एजुकेशन दे रहे हैं तो उसका महत्व है कि वो सशक्त हो जाएगा। भाई उनकी सोच, जो सोचने की पावर है, अलग अलग तरीके से वो सोच पाएंगे, डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, सेल्फ एडवोकेसी, अपने वकालत खुद कर पाएंगे और अपने आप को सशक्त बना पाएंगे, जिससे कि अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। इनके सामने चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? चैलेंजेस आते हैं इकोनॉमिक बैरियर, यानी चैलेंजेस फेस्ड बाय मार्जिनलाइज्ड ग्रुप इन एक्सेसिंग एजुकेशन, यानी शिक्षा कैसे नहीं पहुंच पाती या कौन कौन से चैलेंजेस इन्हें फेस करने पड़ते हैं। एक तो भाई पैसे की सबसे बड़ी समस्या कि हाई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा इतनी महंगी है, अगर सही तरीके से बच्चे को पढ़ाया जा रहा है तो बहुत पैसा लगता है, ना ये ट्यूशन फी दे सकते हैं, ना बुक्स का खर्चा उठा सकते हैं, ना आने जाने का खर्चा उठा सकते हैं। तो इस वजह से इनके सामने कौन सी समस्या आ जाती है? इकोनॉमिक बैरियर इनके सामने आ जाता है। ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सच एज नीडेड फॉर चिल्ड्रन टू वर्क और हेल्प एट होम लिमिट अटेंडेंस, यानी बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूल इस वजह से नहीं जा पाते क्योंकि घर पे मदद करनी होती है, घर पे काम करना होता है, मम्मी की मदद करनी होती है, पापा की। तो ये क्या है, इस तरीके की जो बैरियर्स हैं वो इनके सामने आते हैं। सेकंड है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, यानी लैक ऑफ स्कूल्स इन रिमोट और रूरल एरियाज। बहुत क्या है, जो रिमोट एरियाज हैं या जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जगह हैं, वहाँ पे स्कूल्स की कमी है। हिंदी की तरफ मुझे लग रहा है कि चलना चाहिए क्योंकि ज्यादा जो स्टूडेंट हैं वो हिंदी के होते हैं, हिंदी मीडियम के। आर्थिक सशक्तिकरण भी होता है, यानी यहीं पे आ रहे थे ना, यहाँ आ रहे थे। भौगोलिक अलगाव, यानी दूरस्थ या ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की कमी है कि भाई स्कूल कम है। हास्यग्रस्त समुदायों को असमान रूप से प्रभावित करती है, अगर स्कूल ही नहीं होंगे या ज्यादा डिस्टेंस पे स्कूल है तो भी बच्चा नहीं जा पाता, तो उसकी वजह से भी इन्हें चीजें फेस करनी पड़ती हैं। खराब बुनियादी ढांचा जैसे सड़कें और परिवहन सुविधाएं पहुंच को और भी कठिन बनाती हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि सड़कें नहीं है, आने जाने की सुविधा नहीं है। बहुत से जैसे गांव में लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, वो इस वजह से भी नहीं पढ़ पाते कि भाई घर के आसपास तो कोई चीजें हैं नहीं और घर के यहाँ से कोई कन्वेंस चलता नहीं, तो हम कॉलेजेस तक कैसे जाएं। तो बहुत बार प्राइवेट ही पढ़ लेती हैं लड़कियां, और प्राइवेट नहीं, अगर रेगुलर भी जा रही है तो रेगुलर का मतलब बस एडमिशन ले लिया, चले गए महीने में एक बार दो बार। रेगुलर वो तब भी नहीं जा पाती कि महीने में 25 दिन या 20 दिन जा पा रहे हैं, तो वो भी नहीं जा पाती। किस वजह से? कि उन्हें परिवहन सुविधाएं नहीं है। सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव इनके साथ होता है, जाति के आधार पर, धर्म, लिंग या जातीयता के आधार पर पूर्वग्रह और रूढ़ियों से एक शत्रुतापूर्ण वातावरण बनता है, यानी इन्हें जाति के आधार पे भी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, धर्म के आधार पे, जेंडर के आधार पे, कास्ट के आधार पे, और बहुत बार रूढ़िवादी की वजह से, जो स्टीरियोटिपिकल सोच बनी हुई है उसकी वजह से भी इन्हें चीजें फेस करनी पड़ती हैं। अस्पृश्यता और लिंग भेद जैसे प्रथाएं हास्यग्रस्त बच्चों के लिए स्कूल जाने से हतोत्साहित करती हैं कि भाई लड़की है तो मत भेजो स्कूल, बहुत सारी चीजें हो सकती है, स्टीरियोटिपिकल सोच हो सकती है, तो वो भी इन्हें क्या करती है, डिमोटिवेट ही करती है, डिस्करेज करती है। भाषा संबंधी बाधाएं भी हो सकती हैं कि मुख्य भाषाओं में पाठ्यक्रम और शिक्षण उन लोगों को बाहर करता है जिनकी प्राथमिक भाषा अलग होती है, जैसे आदिवासी समूह है, तो उन लोगों के लिए ये बैरियर होता है उनके सामने लैंग्वेज का। समावेशी बुनियादी ढांचे की कमी, कि सबको इंक्लूड ना करना, सबको एक जैसी सुविधाएं नहीं मिलना। तो स्कूल में अक्सर दिव्यांग छात्रों के लिए आवश्यकता सुविधाएं जैसे कि रैंप, अब जो बच्चा हैंडीकैप्ड है, चल नहीं पा रहा है, वो सीढ़ियों से नहीं जा सकता, तो स्कूल में रैंप का प्रावधान होना चाहिए इस तरीके के डिसेबल्ड बच्चों के लिए। कुछ भी कोऑपरेटिव टेक्नोलॉजी या टूल्स होने चाहिए, सहायक उपकरण होने चाहिए, और ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो समावेशी यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की भी कमी है, इंक्लूसिव ढांचे की भी कमी है। शिक्षा की खराब गुणवत्ता, एक पॉइंट हो रहा है कि लड़कियों के लिए अलग शौचालय, साफ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं भी अनुपलब्ध हो सकती हैं, कि लड़कियों के लिए अलग से वॉशरूम नहीं है या कोई भी सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है। शिक्षा की खराब गुणवत्ता यानी एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल खराब है।
तो जो ये हास्यकृत समूह है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, को अक्सर केवल कमजोर संसाधनों वाले स्कूल मिलते हैं जहां शिक्षकों की योग्यता और सामग्री की कमी होती है। और यहाँ टीचर्स जो हैं ये भी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स तो ध्यान देते ही नहीं है और टीचर्स भी क्या है, बस सैलरी लेते हैं और काम करते नहीं है। पाठ्यक्रम में रुचि और प्रासंगिकता की कमी के कारण ड्रॉप आउट दर अधिक होती है, यानी एडमिशन तो ले लिया लेकिन बीच में ही बच्चा छोड़ के चला गया, जिसे हम क्या बोलते हैं कि पैसा भी खर्च हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है। और बहुत बार क्या होता है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एक ही क्लास में एडमिशन है और उसी क्लास को 2-3 बार में पास कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्टैग्नेशन, यानी ठहराव आ जाना। और वेस्टेज होता है अपव्यय, यानी खर्च हो जाना, वेस्ट हो गया पैसा। संघर्ष और विस्थापन, यानी शरणार्थी, प्रवासी और संघर्ष क्षेत्रों में रहने वाले लोग, यानी जो कहीं और से आके बसे होते हैं, जैसे कि कौन होते हैं ये जो बर्तन वगैरह बनाते हैं, मैं तो भूल गई क्या बोलते हैं इन्हें, दिमाग से निकल गया। गाँवों में जो आते हैं अपना बोरिया बिस्तर उठा के बर्तन बनाते हैं लोहे के, पता नहीं क्या है। तो ऐसे लोगों को क्या है, ऐसे लोगों को भी बहुत सारी चीजें फेस करनी होती है संघर्ष और विस्थापन की वजह से। तो ये था मार्जिनलाइज्ड एजुकेशन, ठीक है। अब पढ़ते हैं गर्ल्स एजुकेशन। तो गर्ल्स एजुकेशन सशक्तिकरण में और समाज के प्रोग्रेस में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो फर्स्ट है एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन, यानी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, लड़की पढ़ जाएगी तो कमाएगी। एजुकेशन इक्विप्स गर्ल्स विद द स्किल्स एंड नॉलेज टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट, कि अगर लड़कियों के पास स्किल्स होंगी, नॉलेज होंगी, तो वो क्या है, कहीं भी जॉब कर सकेंगी, एम्प्लॉयमेंट एज एम्प्लॉयमेंट वर्क कर सकेंगी, इनकम कर सकेंगी और घर के फाइनेंसिस में भी हेल्प कर सकेंगी, कि घर में भी अगर कोई परेशानी है, नहीं भी परेशानी है, तो घर चला सकेंगी, यानी पैसा होगा तो अपने बच्चों को पाल सकेंगी और किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगी, क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, है ना। कॉन्फिडेंस आएगा अगर एजुकेशन है, अगर गर्ल्स या वोमेन्स हैं, एम्पावर हैं, सशक्त हैं, तो उनके अंदर क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा और वो डिसीजन मेकिंग कर सकेंगी, कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगी। तो एजुकेशन गर्ल्स गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड आर बेटर इक्विप्ड टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट देयर लाइव्स, अपनी लाइफ के भी फैसले ले सकेंगी, जैसे कि करियर हो सकता है, मैरिज हो सकता है या फिर फैमिली प्लानिंग हो सकती है। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी, तो एजुकेशन जो है वो अवेयरनेस भी रेज करती है कि हमारे क्या सोशल राइट्स हैं, क्या हमारे लीगल राइट्स हैं और कौन सा राइट्स हमें कब यूज करना है, तो इन चीजों की अवेयरनेस भी होती है। दूसरा क्या है, इम्प्रूव फैमिली एंड कम्युनिटी वेलबींग, यानी हेल्थियर फैमिली क्रिएट करेंगी, कि हेल्थ केयर का ध्यान रखेंगी, बच्चों का, फैमिली का हाइजीन का ध्यान रखेंगी, न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगी और रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट्स, ये भी, इस पे भी ध्यान दिया जाएगा। फ्यूचर जनरेशन की एजुकेशन भी सिक्योर होगी, तो प्रायोरिटी देंगी बच्चों की एजुकेशन के लिए और क्रिएटिंग अ साइकिल ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, उन्हें सीखने के लिए अग्रसर करेंगी। जेंडर बेस्ड जो वायलेंस होता है वो कम होगा अगर एजुकेशन मिलेगी गर्ल्स को और वुमेन्स को, तो वो क्या है, अवेयरनेस गेन थ्रू एजुकेशन हेल्प वुमेन रिकॉग्नाइज एंड स्टैंड अगेंस्ट एब्यूज एंड वायलेंस, यानी हिंसा के प्रति खड़ी हो सकेंगी, अपने लिए स्टैंड ले सकेंगी, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर वुमेन्स एम्पावर हो रही हैं, सशक्त हो रही हैं, एजुकेशन उन्हें मिल रही है, तो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी और उनका विकास भी होगा, यानी वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन, कि काम की दुनिया में पार्टिसिपेट करेंगी, भागीदारी करेंगी और फिर जब काम करेंगी तो पैसे मिलेंगे और फिर क्या है, इकोनॉमी में भी अपना कंट्रीब्यूट कर सकेंगी, अपना बिजनेस कर सकती हैं और या फिर कोई भी स्किल में वो क्या प्रोफेशन, एज अ प्रोफेशन उसे यूज कर सकती हैं। प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगी, जीडीपी ग्रोथ डेवलप होगी, पॉवर्टी कम होगी, गरीबी कम होगी, जो पॉवर्टी की साइकिल है वो क्या है, ब्रेक हो जाएगी। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, समाज में बदलाव भी आएगा, यानी जेंडर इक्वलिटी होगी, तो एडुकेटिंग गर्ल्स चैलेंजेस ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, प्रमोटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मैन एंड वुमेन इन ऑल स्पेयर ऑफ लाइफ। जो पहले के टाइम से ट्रेडिशनल रोल्स बने आ रहे हैं कि लड़की ये काम करेंगी, लड़के ये काम करेंगे, तो उस चीज को भी ये क्या है, मैनेज करेंगी, बैलेंस करेंगी, इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके क्या है, बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी गेन करेंगी। रिड्यूसिंग इन चाइल्ड मैरिज, जो छोटी उम्र में शादी हो जाती है तो वो केस भी कम होंगे। तो एजुकेशन से क्या होती है, समझ भी विकसित होती है, तो हर चीज की समझ विकसित होगी तो चाइल्ड मैरिजेस जो हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगी।
लीडरशिप अपॉर्चुनिटी इन्हें मिलेगी। कंट्रीब्यूशन टू नेशनल प्रोग्रेस यानी राष्ट्र की उन्नति में भी योगदान देंगी। पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगी। इनोवेशन और चेंज होगा यानी नवाचार होगा और बदलाव आएगा समाज के अंदर। और कम्युनिटी डेवलपमेंट होगा, समुदाय का विकास होगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस कर सकती हैं। इतने सारे प्रोग्रेस होने के बाद भी एजुकेशन सेक्टर में अभी भी लड़कियों को एजुकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन के लिए, क्वालिटी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है? जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है और सोसाइटल नॉर्म्स यानी समाज के नियम की वजह से, समाज के तौर तरीके की वजह से। और जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है वही जो मैं अभी कह रही थी कि बॉयज को प्रेफरेंस दी जाती है कि घर में अगर थोड़ा भी ठीक है, कम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो पहली प्रायोरिटी किसे दी जाती है? लड़के को दी जाती है। ठीक है, सबकी फैमिली में नहीं, लेकिन ये एक रिपोर्ट के अनुसार तो प्रीफर्ड फॉर बॉयज एजुकेशन। बहुत से पार्ट इंडिया के बहुत से स्टेट हैं जहां पे ज्यादा प्रेफरेंस किसको दी जाती है? लड़कों को दी जाती है लड़कियों के कंपैरिजन में। ये पुरानी चली वाली जो पहले से चली आ रही है वो सोच है, स्टीरियोटाइप है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि गर्ल्स एजुकेशन पूरी नहीं हो पाती, स्पेशली गांव के एरियाज में या पुअर फैमिलीज में। ठीक है, चाइल्ड मैरिज, जल्दी शादी हो जाना, तो ये भी एक इनके सामने क्या है? चैलेंज की तरह ही काम करता है। तो चाइल्ड मैरिज रिमेन प्रीविलेंट इन सर्टेन रीजन ऑफ इंडिया लीडिंग टू गर्ल्स स्कूल छोड़ देती हैं कि भाई तुम घर संभालो, घर की जिम्मेदारी संभालो, और जल्दी ही उनकी शादी कर दी जाती है। और कल्चरल नॉर्म्स हो सकते हैं, संस्कृति जो है उसकी वजह से भी, कि कुछ कम्युनिटीज में एजुकेशन फॉर गर्ल्स इज सीन एज अननेसेसरी, यानी बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या ही करना है पढ़ा के। अभी भी सोचते हैं, अगर अच्छा भी घर का हिसाब है, सही पैसे हैं, तो भी सोचते हैं कि क्या ही करना है बच्चे को पढ़ा के या लड़की को पढ़ा के, इतने पैसे इसके कोर्स में लगाएंगे, इससे अच्छा इसकी शादी ना कर दें। 20-50 लाख लगा रहे हैं पढ़ाई में तो क्यों लगाने, वो शादी में लगा दो। तो यही समझा जाता है कि जो पैसा लड़कियों के पीछे लग रहा है वो अननेसेसरी है। ठीक है, तो स्पेशली व्हेन दे आर एक्सपेक्टेड टू मैरी यंग एंड टेक एंड डोमेस्टिक रोल्स, द सोसाइटल एटीट्यूड कैन डिस्करेज फैमिलीज फ्रॉम इन्वेस्टिंग देयर डॉटर्स एजुकेशन। कि सोसाइटी का जो ये रवैया है, जो एटीट्यूड है, इसकी वजह से घर वालों की मेंटेलिटी भी चेंज हो जाती है और वो अपनी लड़कियों पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अभी भी होता है बहुत सारी फैमिलीज में, इकोनॉमिक बैरियर्स यानी गरीबी की वजह से या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से। भाई देखो, गरीबी तो है ही सबसे बड़ा कारण। तो बहुत सी फैमिलीज जो है इंडिया के अंदर, ज़्यादातर गांव के एरिया में, लड़कियों को फेस करना पड़ता है कि अगर गरीबी है तो लड़कियां पढ़ नहीं पाती हैं फाइनेंशियल बर्डन की वजह से, क्योंकि स्कूलों में फीस बहुत ज़्यादा है, यूनिफॉर्म के पैसे, बुक्स के पैसे, ट्रांसपोर्टेशन के। और जो लो इनकम फैमिलीज हैं वो अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ा पाते हैं, और अगर पढ़ाते भी हैं तो किसे पढ़ाते हैं? लड़के को पढ़ाते हैं लड़कियों की जगह। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी ज़्यादातर जो गरीब फैमिली हैं दे आर ऑफन केप्ट एट होम टू हेल्प हाउस होल्ड कोर्स, की घर के काम में हाथ बटाएगी, वो वाला काम है। ठीक है, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज यानी लैक ऑफ स्कूल्स इन रिमोट एरियाज। जो रिमोट एरियाज हैं, जो पिछड़े एरियाज हैं, जो रूरल एरियाज हैं, वहाँ पे स्कूल की कमी होने के कारण भी ये समस्या देखने के लिए मिलती है। सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिलती बहुत सारे स्कूल्स में, कि सेपरेट टॉयलेट नहीं है लड़कियों के लिए मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, या फिर एब्सेंस ऑफ सेफ प्राइवेट सैनिटेशन। तो इन चीज़ों की वजह से भी उन्हें स्कूल एजुकेशन में बैरियर फेस करना पड़ता है, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न, कि भाई हैरासमेंट होगा, स्कूल में जाएंगे कभी छेड़छाड़ ना हो जाए, कभी हिंसा ना हो जाए। तो इसकी वजह से भी बहुत से पेरेंट्स जो हैं अपनी लड़कियों को, अपने डॉटर्स को स्कूल में भेजने से डरते हैं, कहीं सेक्सुअल हैरासमेंट ना हो जाए, कहीं वायलेंस ना हो जाए। तो इस वजह से लैक ऑफ फीमेल टीचर, कि भाई हम तो तभी भेजेंगे कोई फीमेल टीचर होगी, या अपनी लड़कियों को हम गर्ल्स स्कूल में ही पढ़ाएंगे। तो ये भी एक कारण है। एजुकेशन क्वालिटी, कि अच्छी क्वालिटेटिव एजुकेशन ना होने की वजह से, यानी लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। अगर अच्छी एजुकेशन नहीं है तो भी लड़कियों को नहीं भेजते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड, शोर बहुत हो रहा है, क्लास में 100 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, एक टीचर है, और वो टीचर भी क्या है? ट्रेंड नहीं है। रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी है, तो ये भी एक कारण है, ये भी एक चैलेंज की तरह काम करता है। जेंडर बायस्ड करिकुलम है, बेस्ड नहीं, जेंडर बायस्ड यानी क्या है? जेंडर बायस्ड, डिफरेंस हो रहा है, तो उसके आधार पे भी क्या है? चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सोशल आइसोलेशन एंड पीयर प्रेशर, यानी ड्रॉप आउट ड्यू टू पीयर प्रेशर, कि भाई मेरी फ्रेंड ने छोड़ दिया या साथ वाली लड़की ने पढ़ना छोड़ दिया तो तुम भी छोड़ दो।
तो चिल्ड्रन गर्ल्स ऑफन फेस peer pressure on societal expectation that conflict with their educational aspirations. As they grow older they may be expected to prioritize domestic duties और care responsibility over schooling. यानी ये देखा जाता है कि साथ वाली लड़की ने छोड़ दिया, तुम भी छोड़ दो, घर का काम सीखो, अच्छा साथ वाली की शादी हो गई तो तुम्हारी भी शादी हो जाए। तो बहुत बार पीयर प्रेशर की वजह से भी ड्रॉप आउट करना होता है। स्टिग्मा अराउंड वर्किंग वुमेन, यानी कुछ पार्ट इंडिया के जो हैं गर्ल्स को डिस्करेज किया जाता है कि वो हायर एजुकेशन ना लें, ना अपना प्रोफेशनल करियर बनाएं, क्योंकि समाज की एक्सपेक्टेशन होती है कि उनकी शादी हो और अपना घर परिवार चलाएं। हेल्थ एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी मेंस्ट्रुअल रिलेटेड चैलेंजेस उनके सामने आते हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं, एजुकेशनल सिस्टम एंड गवर्नमेंट चैलेंजेस की इनएडुकेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज तो इतनी बनाई गई है लेकिन वो पूरी तरीके से अपर्याप्त तरीके से बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं। ठीक है, अपर्याप्त है, आधी कोई बीच में रुकी हुई है, कोई पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट ही नहीं है। तो बहुत सारी स्कीम आई हैं जो जिन्होंने गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट में काम किया है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, और भी बहुत सारी स्कीम है, लेकिन सारी स्कीम जो हैं वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से भी चैलेंजेस फेस करने होते हैं। डिस्क्रिमिनेशन विद इन द एजुकेशन सिस्टम, कुछ लड़कियों को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, भेदभाव सहना पड़ता है स्कूल के अंदर ही, उनकी कास्ट के बेस पे, उनके धर्म के बेस पे और उनके बैकग्राउंड के बेस पे। ठीक है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूजन मतलब होता है हर बच्चे को इंक्लूड करना, यानी समावेशन करना, हर किसी को समावेश कर लेना, यानी क्लास में सभी को एक तरीके से पढ़ाना, चाहे वो उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, चाहे उसकी कास्ट कुछ भी हो, चाहे उसका जेंडर कुछ भी हो, यानी सारे बच्चों को बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना कि पक्षपात नहीं करना। तो वही मतलब है कि इंक्लूजन का मतलब होता है इंक्लूड करना, सबको शामिल करना। तो इंक्लूजन एजुकेशन का मतलब होता है कि हर बच्चे को जगह देना, स्कूल में जगह यानी सीट, वो बेंच नहीं कि इस बेंच पे बैठ जाओ, प्लेस यानी सबको एक रेस्पेक्ट फील हो स्कूल के अंदर, चाहे वो बच्चा डिसेबिलिटी का हो, चाहे वो अलग बैकग्राउंड का हो, सभी को रेगुलर क्लास के अंदर बैठा के पढ़ाना। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि हर बच्चे को इंक्लूड करना, चाहे वो डिसेबिलिटी का हो, चाहे वो किसी भी तरीके का बच्चा हो, चाहे बिना डिसेबिलिटी वाला हो, यानी नॉर्मल बच्चे को भी उसी में ही पढ़ाना और डिसेबिलिटी वाले बच्चे को भी उसी में ही पढ़ाना। तो वो क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। इट रिफर्स टू एन एजुकेशन सिस्टम दैट एकोमोडेट, यानी ये इस तरीके का एक शिक्षा प्रणाली है जिसमें बच्चे की चाहे फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, लिंग्विस्टिक या कोई भी कंडीशन हो, सारे बच्चों को एकोमोडेट करना, समायोजन करना, सभी को समाहित करना, सभी को सम्मिलित करना, सभी को इंक्लूड करना। ठीक है, तो हर एक पॉइंट के अंदर यही चीज है, लेकिन घुमा फिरा के कहीं सारे बच्चों को लिख दिया, कहीं उनकी मतलब फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल या उनका कोई भी बैकग्राउंड हो, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, कास्ट कुछ भी हो, जेंडर कुछ भी हो, सारे बच्चों को समाहित करना। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स स्पेशली डिजाइन इंस्ट्रक्शन, कि समावेशी शिक्षा से तात्पर्य क्या है कि ऐसा इंस्ट्रक्शन डिजाइन करना जो स्पेशल एजुकेशन या फिर जिन बच्चों को नीड है या एक्सेप्शनल चाइल्ड को टेकल करता हो, उनकी नीड्स को पूरा करता हो। एक ही रेगुलर स्कूल में पढ़ाना, एक्सेप्शनल को भी और नॉर्मल बच्चे को भी। ठीक है, अब स्पेशल एजुकेशन उदाहरण के लिए क्या है कि विजुअली इंपेयर्ड चिल्ड्रन, अब क्लास के अंदर कोई भी दृष्टि बाधित बच्चा है जिसे दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें क्या करना है कि क्लास में उसे बैठाए रखें, पढ़ाए नहीं, या फिर पढ़ा रहे हैं उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसा थोड़ी ना है। तो इंक्लूजन का मतलब होता है कि सभी को उन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ाना। अब विजुअली इंपेयर्ड बच्चा है तो उसे लार्ज प्रिंट से पढ़ाएं या फिर ब्रेल से पढ़ाएं। ब्रेल जो है लुइस ब्रेल ने दी थी ये, और 6 बिंदुओं पे आधारित एक टेक्निक थी जिससे दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ सकें। हियरिंग इंपेयर्ड चिल्ड्रन, जिन्हें सुनाई नहीं दे रहा है, तो उनके लिए क्या प्रावधान होना चाहिए? हियरिंग एड के द्वारा हम पढ़ा सकते हैं, ऑडिटरी ट्रेनिंग दे सकते हैं, लिप रीडिंग के द्वारा उन्हें पढ़ाया जा सकता है। तो यानी हर बच्चे का समावेशन करना। ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उनके लिए व्हील चेयर का यूज कर सकते हैं, और जो उनके सामने बैरियर्स आ रहे हैं, आर्किटेक्चरल बैरियर्स आ रहे हैं, उन्हें हम रिमूव कर सकते हैं। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन हैं, उन्हें स्किल ट्रेनिंग दे सकते हैं, या उनके लिए इस तरीके के टीचर रख सकते हैं जो उन्हें टैकल कर सकें। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, विशेषता क्या है समावेशी शिक्षा की? कि हर बच्चे को हमें क्या देनी है? वैल्यू देनी है,
इज्जत देनी है, सम्मान देना है, कि हर बच्चे को एक नज़र से देखना है, जिससे कि हर बच्चे को रेस्पेक्ट मिल सके, वैल्यू मिल सके, हर एक इंडिविजुअल को। बच्चों का पार्टिसिपेशन, इसकी विशेषता यही है कि बच्चों का पार्टिसिपेशन, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, हर बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, और चाहे उनका कल्चर कुछ भी हो, कैसा भी बच्चा हो, उसे हमें एक्सक्लूड नहीं करना है, सबको इंक्लूड करना है। राइट्स ऑफ स्टूडेंट, इट एक्नोलेजेस द राइट ऑफ स्टूडेंट टू गेट एजुकेशन इन देयर लोकेलिटी, यानी छात्रों को अपने इलाके में शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को स्वीकार करता है, स्वीकार। ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज द राइट टू एजुकेशन, देखो शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, सबका अधिकार है, हर बच्चे को मिलनी चाहिए, हर एक बच्चे को, हर एक इंडिविजुअल को फुल एक्सेस होना चाहिए, चाहे वो डिसेबल्ड बच्चा हो, स्पेशल चिल्ड्रन हो, सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए जनरल स्कूल के अंदर, बिना किसी बाधा के, बिना किसी हिंड्रेंस के। ये बैरियर्स को कम करता है इंक्लूसिव एजुकेशन। भाई अगर समावेशी शिक्षा होगी तो जितने भी बैरियर्स आ रहे हैं, जितनी भी बाधाएं आ रही हैं, वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, और हर बच्चा क्या है, पार्टिसिपेट करेगा, हर बच्चे को एजुकेशन मिल पाएगी, सभी को बराबर मौके मिलेंगे सीखने के, चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी से ग्रस्त है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का है, सबको को करिकुलर एक्टिविटीज कराई जाएंगी नॉर्मल बच्चों के साथ। ये क्या है, बैरियर्स को ओवरकम करेगा। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, ये जितनी भी बाधाएं आ रही हैं उन्हें कम करने का काम करेगा, और शिक्षा सब तक पहुंचाएगा, सबका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। वही सेम बात है कि चाहे उनकी डिसेबिलिटी कुछ हो, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ हो, चाहे उनकी संस्कृति कुछ हो। अब इसके सिद्धांत क्या है, प्रमुख सिद्धांत है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमें ध्यान में रखना है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर, कि भाई 30 से 40 बच्चे क्लास के अंदर हैं, तो हमें ये भी देखना है कि हर बच्चे, कौन सा बच्चा किस तरीके से पढ़ना चाहता है, क्या उसकी नीड है, सारी उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। मानो दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो उनके लिए ब्रेल यूज करेंगे, और अगर बच्चों को कम सुनाई दे रहा है या हियरिंग इम्पेयर्ड है किसी तरीके से, तो उन्हें लिप रीडिंग से पढ़ाएंगे। कोई भी ऑडिटरी टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं, कोई भी ऑडिटरी टेक्निक यूज कर सकते हैं, ठीक है। जीरो रिजेक्शन, हमें किसी भी बच्चे को रिजेक्ट नहीं करना है, हमें बच्चे के अकॉर्डिंग चीज़ों को बैलेंस बनाना है। हमें टीचर रखने पड़े तो टीचर रखें, अपने आप में चेंज करना हो यानी सिस्टम में चेंज करना हो तो सिस्टम में चेंज करें, लेकिन बच्चे के अंदर चेंज नहीं करना है, उसे किसी भी शर्त पे रिजेक्ट नहीं करना है, ना उनके साथ भेदपूर्ण मूल्यांकन करना है। जो जिस तरीके का बच्चा है उसे उसी तरीके से उसका इवैल्यूएशन करना है, उसी तरीके से असेसमेंट करना है। इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम होने चाहिए, यानी व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम होने चाहिए। वही सेम बात कि इंडिविजुअल फोकस करना है, हर एक सिंगल बच्चे पे हमें ध्यान देना है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें प्रोग्राम्स भी रन करने हैं। लिस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, यानी कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहिए। स्पेशल प्रोसेस होना चाहिए, विशेष प्रक्रिया होनी चाहिए। पेरेंट्स का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, यानी माता पिता की भागीदारी भी होनी चाहिए, ठीक है। देखो इंग्लिश में ये रहे, हिंदी में ये रहे। एम क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का, उद्देश्य क्या है समावेशी शिक्षा का, कि सभी के लिए एजुकेशन होनी चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, सारी जो भी उनका बैकग्राउंड है, हमें वो भी नहीं देखना कि क्या बैकग्राउंड है, जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, यानी हमें बच्चे पे फोकस करना है, ना कि उसके बैकग्राउंड पे। हमें क्या है, बच्चे पे फोकस करना है, ना कि बैकग्राउंड पे, ना उसकी कास्ट पे हमें फोकस करना है, किस कास्ट से वो बिलोंग कर रहा है, किसी भी तरीके का उसके साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए, सभी के लिए शिक्षा होनी चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ राइट, अधिकारों का संरक्षण करना है, सभी को अवेयर करना है उनके राइट्स को लेके। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल्स डेवलप करने हैं, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करनी है, हमें बच्चों के अंदर कौशल की पहचान करनी है। सोशल कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट करना है, यानी सामाजिक चेतना का विकास करना है। नए नए चैलेंजेस के लिए तैयार करना है कि लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आए उससे वो उसे टैकल कर सके, उसे सोल्व कर सके। भाईचारे की भावना का विकास करना है, और क्वालिटेटिव एजुकेशन हमें उन्हें देनी है, और शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार करना है। तो ये एम है एजुकेशन के। नेक्स्ट टॉपिक है आरटीई एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, और ये 2010 में इंप्लीमेंट हुआ था। तो आरटीई एक्ट जो है शिक्षा का अधिकार, भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है, जिसके अंदर क्या बोला जाता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए
फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, यानी एजुकेशन मुफ्त हो और अनिवार्य होनी चाहिए कम से कम 6 से 14 वर्ष के लिए। जो ये रूल आया था, जो आरटीई एक्ट आया था 2009 में पारित हुआ था, लेकिन पूरे देश के अंदर 1 अप्रैल 2010 को ये लागू किया गया, यानी इंप्लीमेंट कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 को। भारत जो है 135वां देश बना जिसमें शिक्षा के हर बच्चे को मौलिक अधिकार मानते हुए इसे लागू किया गया। अब इसकी कुछ प्रमुख विशेषता क्या है कि बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। कब से कब तक, 6 से 14 वर्ष के लिए। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन फ्री भी होनी चाहिए और कंपलसरी होनी चाहिए। कोई भी हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, कोई भी भेदभाव बच्चों में नहीं होना चाहिए। उनकी जाति के आधार पे, उनकी धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, विकलांगता के आधार पे कोई भी भेदभाव करने से मना करता है। सारे बच्चों को क्या करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन मिलनी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, यानी क्वालिटेटिव एजुकेशन मिले। और शिक्षक अनुपात बनाए रखना है, जैसे कि 40 बच्चों पे 1 टीचर होना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई भी रोकथाम नहीं होनी चाहिए। स्पेशली किन बच्चों के लिए, 1 से 8 कक्षा के लिए पूर्ण होने तक परीक्षा में फेल नहीं किया जा सकता, ना तो उन्हें फेल करना है और ना ही रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। बुनियादी ढांचा और सुविधाएं कैसी होनी चाहिए, तो अधिनियम के तहत स्कूलों में अच्छा ढांचा होना चाहिए, जैसे कक्षाएं ठीक होनी चाहिए, शौचालय, पेयजल की सुविधा होनी चाहिए और जितने भी एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं वो भी होनी चाहिए, वो भी प्रदान की जाए। शिक्षक योग्यता अच्छी होनी चाहिए, यानी योग्य शिक्षक होना चाहिए। नियमित प्रशिक्षण होना चाहिए, प्रशिक्षण में भाग लेना चाहिए ताकि वे प्रभावी ढंग से शिक्षा दे सकें। अब कुछ मुख्य प्रावधान इसके देख लेते हैं। देखो, आप लोगों को धारा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धारा आप भूल जाएंगे वहां पे जाके। इतनी धारा कहाँ तक याद करेंगे, तो धारा ना याद करके बस हेडिंग आपको याद करनी है। ठीक है, तो पहली हेडिंग क्या है कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। देखो, ये तो इसका मेन पॉइंट है। इस टॉपिक का जो क्या हो रहा है, मेन पॉइंट जो है वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है, क्योंकि इस एक्ट के अंदर, इस आरटीई एक्ट के अंदर सबसे मेन यही था जो 21A आया था कि भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन या मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो 6 से सेम वही बात है कि निकटवर्ती स्कूल में पास का स्कूल होना चाहिए, 2 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए। तो माता पिता की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें और ये सुनिश्चित करें कि शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, जिसमें ट्यूशन फीस, किताबें और यूनिफॉर्म बच्चों को मिलनी चाहिए फ्री में। कोई भी रोकथाम नीति नहीं होनी चाहिए, यानी ना तो बच्चे को फेल करना है, अगर फेल नहीं करेंगे तो बच्चा ड्रॉप आउट नहीं करेगा, तो ड्रॉप आउट को रोका जा सकता है। ठीक है, किसी भी बच्चे के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भी आइसोलेशन नहीं होना चाहिए उसके जाति के आधार पे, उसके लिंग के आधार पे, किसी भी तरीके से। कैपिटेशन फीस भी नहीं लेनी है कि भाई हम बच्चे से अलग से फीस ले रहे हैं, तो कोई भी कैपिटेशन, कोई भी प्रवेश प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। वंचित वर्गों के बच्चों का प्रवेश होना चाहिए, यानी जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें 25% का आरक्षण होना चाहिए। 25% जो सीट होनी चाहिए वो कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए, वंचित समूह के लिए होनी चाहिए। और देखो, होता भी है, ये प्राइवेट स्कूल वाले क्या है ना, साइन करवा लेते हैं चुपचाप, बच्चों से पता भी नहीं चलता बच्चों को। किसी भी एक बच्चे को देखेंगे जिसके भाई बहन ना हो, लड़कियों को इस तरीके को देख सकते हैं, और उनसे साइन करवा लेते हैं और आगे भेज देते हैं कि हम इतने बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, तो बच्चों के अनुकूल और उनके समग्र विकास को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए, यानी इस तरीके का करिकुलम होना चाहिए कि उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। उनका क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सके, कुछ वे नया कर सके, क्रिएटिविटी हो सके, ना कि रटने की प्रक्रिया पे बल देने, यानी रटवाना नहीं है, रोट मेमोराइजेशन नहीं कराना है। और निरंतर उनका मूल्यांकन होना चाहिए, और मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, समग्र आकलन होना चाहिए, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होना चाहिए, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होना चाहिए। टीचर की योग्यता भी देखनी है और उसका प्रशिक्षण भी देखना है कि टीचर पे ध्यान भी देना है। पहले तो योग्य टीचर होना चाहिए और उसका टाइम टू टाइम क्या है, ऑब्जर्वेशन भी होना चाहिए कि वही वो काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है। शिक्षक छात्र अनुपात और उचित बुनियादी ढांचे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। वही रेशियो होना चाहिए, 40 और 1 का रेशियो होना चाहिए।
ठीक है। बुनियादी ढांचे और सुविधाएं होनी चाहिए, यानी अच्छे वातावरण होना चाहिए, स्कूल का स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, छतें अच्छी होनी चाहिए, हवादार कमरे होने चाहिए, पानी की सुविधा, कार्यात्मक शौचालय, खेल का मैदान, मतलब जो बेसिक चीजें हैं वो होनी चाहिए। ठीक है। निगरानी और शिकायत निवारण होना चाहिए। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारियों को अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए निगरानी का कार्य सौंपा गया है। माता पिता और बच्चों के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाए कि पेरेंट्स भी कंप्लेंट कर सकें और बच्चे भी अपनी बात रख सकें। जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए अलग से प्रावधान होना चाहिए, वही रैंप वगैरह होने चाहिए कि अगर कोई हैंडीकैप्ड बच्चा है तो उसके लिए रैंप होने चाहिए। जो भी बैरियर उनके सामने आ रहे हैं उन बैरियर को रिड्यूस किया जाए। निजी स्कूलों के नियम, निजी स्कूलों में आरटीई अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना होगा, जैसे कि जो वंचित समूह है, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है या एससी एसटी है या कोई भी किसी भी तरीके से सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से भी हो सकता है, उनके लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन शामिल होनी चाहिए। ठीक है। अब है ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन। अब क्वेश्चन में किसी भी तरीके से पूछ सकता है, ऑटोनॉमी इन एजुकेशन पूछ सकता है या ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन पूछ सकता है। तो ऑटोनॉमी क्या होती है? स्वायत्तता होती है कि भाई अपनी मर्जी से काम करना, चाहे वो हायर एजुकेशन हो चाहे सेकेंडरी एजुकेशन। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, मतलब ये मैं एग्जाम्पल देके आपको समझा रही हूँ कि प्राइवेट स्कूल जो है वो अपने अकॉर्डिंग फीस तय करते हैं कि भाई अपना खर्चा जोड़ेंगे, अच्छा इतना ये चीज़ है, टीचर्स की सैलरी इतनी जा रही है, लाइट का इतना जा रहा है, सफाई वाले का इतना जा रहा है, किताबों में इतना, तो वो अपने खर्चे जोड़ के क्या करते हैं तभी बताते हैं फीस वगैरह। फिर अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ें वहाँ कराते हैं, चाहे डांस क्लास हो, चाहे म्यूजिक क्लास हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, तो उन्हें क्या होती है? स्वायत्तता होती है, ऑटोनॉमी होती है। तो ऑटोनॉमी का मतलब ही ये होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकें, चाहे वो कैसा भी डिसीजन हो, एकेडमिक के बेस पे हो, फाइनेंस के बेस पे हो, फैसिलिटी के बेस पे हो, रिसर्च के बेस पे हो, यानी अपने स्कूल को या अपने कॉलेज को या अपने यहाँ की एजुकेशन को आगे ले जाने के लिए कोई भी कदम अपने अकॉर्डिंग हम उठा सकें, यानी इतनी आज़ादी, इतनी इंडिपेंडेंस हमें होनी चाहिए, उसे ऑटोनॉमी बोला जाता है एजुकेशन के अंदर। तो ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन का क्या मतलब है कि इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, ग्रांटेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू गवर्न देमसेल्व्स विदाउट अनड्यू इंटरफेरेंस फ्रॉम एक्सटर्नल ऑथोरिटीज, यानी इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर कि हम अपने खुद के रूल रेगुलेशन बना सके, किसी भी एक्सटर्नल ऑथोरिटी का जो है इंटरफेयर स्कूल के अंदर नहीं होना चाहिए, उनके इंटरफेयर के बिना स्कूल में काम हो सके। ये फायदा क्या करेगा? ये सशक्त बनाएगा इंस्टीट्यूशन को कि भाई वो डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे, अपने एकेडमिक को अच्छा कर सकेंगे, अपने प्रशासन को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकेंगे। मानो एक प्रिंसिपल रख लिया, एक वाइस प्रिंसिपल रख लिया, एक हेड टीचर रख लिया, तो एक हमने सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए किसी इंसान को रखा है, किसी टीचर को रखा है, फाइनेंशियल मैटर क्या फीस रखनी है, तो ये सब ऑटोनॉमी के अंदर आता है, स्वायत्तता के अंदर आता है। की डायमेंशन क्या है कि एकेडमिक ऑटोनॉमी, कि करिकुलम को कैसे हमें सेट करना है, न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस करना है, अपने अकॉर्डिंग मूल्यांकन करना है, असेसमेंट मेथड्स अपने अकॉर्डिंग करना है। जैसे कि प्राइवेट स्कूल में SA1 FA1 सारे होते हैं, मंडे टेस्ट होता है और भी वीकली टेस्ट होते हैं, कभी भी टेस्ट ले सकते हैं, तो ये ऑटोनॉमी के अंदर ही तो आता है कि अपने अकॉर्डिंग तो वो इवैल्यूएशन कर रहे हैं, मूल्यांकन अपने आधार पे तो कर रहे हैं, जब उनका मन करता है तब मूल्यांकन करते हैं, जब उनका मन करता है टेस्ट लेते हैं। पीछे से थोड़ी ना नोटिस आता है कि बच्चों का मंडे में टेस्ट कंडक्ट कराया जाए, नहीं, वो स्कूल का मैनेजर, स्कूल का प्रिंसिपल, स्कूल का ऑब्जर्वेशनल, स्कूल का मैनेजमेंट वही बोलता है कि हमें बच्चे का मूल्यांकन करना है। ठीक है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रखना है, रिसर्च प्रायोरिटीज कैसी रखनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी कैसी होनी चाहिए, यानी प्रशासन कैसा होना चाहिए, तो ऑथोरिटी टू मैनेज इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशंस, हायर एंड इवेल्युएट फैकल्टी एंड एस्टेब्लिश इंटरनल पॉलिसीज, यानी कौन कौन सी पॉलिसीज को हमें अप्लाई करना है, फैकल्टी कैसी होनी चाहिए उसका इवेल्युएशन कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं, एक एबिलिटी के आधार पे हम किसी को भी हायर कर सकते हैं कि अच्छी एबिलिटी है तो उसी के अकॉर्डिंग हम इंटरव्यू लेके उन्हें हायर कर रहे हैं। ठीक है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यानी फंड हमें कैसे यूज करना है, कैसे जनरेट करना है, क्या ट्यूशन फी रखनी है और कैसे इंस्टीट्यूशन का जो खर्चा है उसे मैनेज करना है, प्राइवेट फंडिंग करनी है, कोलैब करना है किसी इंडस्ट्री के साथ, NGOs के साथ कोलैब करना है, कुछ भी। ठीक है। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी की डिसीजन मेकिंग हम खुद कर सकेंगे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को कैसे डिसीजन लेना है, कैसे पार्टनरशिप करनी है, कैसे कोलैब करना है किसी अलग इंस्टीट्यूशन या ग्लोबली किसी इंस्टीट्यूशन के साथ।
जैसे आजकल क्या है, बहुत से स्कूल क्या कराते हैं, अपने टीचर्स की ट्रेनिंग कराते हैं, ट्रेनिंग कराएंगे किसी अच्छे सिटी में ले जाके, या कहीं भी उन्हें 15 दिन का 10 दिन का टूर जा रहा है जिससे कि उनके ट्रेनिंग कराया जाए। तो ये ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है ये इनका खुद का डिसीजन होता है, ये खुद का ऑपरेशनल ऑटोनॉमी है, खुद की डिसीजन मेकिंग होती है कि हमें किस तरीके से दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ अपने टीचर्स का भी क्या है, अपलिफ्टमेंट करना है। मेरिट्स ऑफ ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन, मेरिट क्या है कि क्वालिटी को बढ़ाना और रेलिवेंस को बढ़ाना। डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, जब ऑटोनॉमी होगी तो अपने आप हम निर्णय भी ले सकेंगे। रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा कि प्रायोरिटी दी जाएगी रिसर्च एरियाज को, फंड को, कोलैबोरेट ग्लोबली। अट्रैक्टिंग टैलेंट होंगे, टैलेंट जो है उन्हें भी हम डेवलप कर सकते हैं बच्चों के, क्योंकि कोई बाउंडेशन तो होती नहीं है। कस्टमाइजेशन फॉर लर्नर्स, जैसा बच्चा सीखना चाहता है उसी के अकॉर्डिंग हम उसे सिखा सकते हैं। अब चैलेंजेस क्या आएंगे, रिस्क ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन, तो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन में प्रायोरिटाइज प्रॉफिट ओवर एजुकेशनल क्वालिटी। बहुत बार भाई पैसा भी छापते हैं ये, है ना, कैसे कि बेफालतू की एक्टिविटी करा रहे हैं, कुछ भी कैटरिंग वगैरह करवा रहे हैं, कुछ भी डांस क्लास करवा रहे हैं। डांस क्लास अगर आप नॉर्मल किसी भी कहीं जगह भेजेंगे तो 500 या 1000 रुपये लेंगे, ये 2,500 4,000 रुपये फीस ले रहे हैं बच्चों से। कोई भी एक्टिविटी हो रही है, 15 अगस्त में इतने इतने पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, टूर जा रहा है, लेके तो जा रहे हैं दिल्ली टूर, और पैसे जमा कर रहे हैं 1500 रुपये। तो एक तरीके से क्या है, प्रॉफिट अपना ध्यान में रखते हैं कि किस चीज़ से हमारा प्रॉफिट होगा। बहुत बार पेपर इस वजह से कंडक्ट कराए जा रहे हैं कि भाई पेपर फीस ली जाएगी, है ना। रिसोर्स कॉन्स्टेंट, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी और अकाउंटेबिलिटी इश्यूज भी हो सकते हैं, एक्सक्लूजन ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप। ठीक है, तो यही सारे इसके क्या हैं, चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट है एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया इन रिलेशन टू ग्लोबलाइजेशन। हिंदी की तरफ ही चलते हैं। जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है उसके संदर्भ में भारत में एजुकेशन में क्या इंप्रूवमेंट आए हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का भी टॉपिक कंप्लीट, आज सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। तो वैश्वीकरण ने शिक्षा को गहराई से प्रभावित किया है। भाई ग्लोबलाइजेशन तो हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, चीजें अपग्रेड हो रही हैं, अपलिफ्ट हो रही है, थॉट पावर डेवलप हो रही है। 21वीं सदी में हम आ चुके हैं, तो जितनी भी 21st सेंचुरी है वो इंप्लीमेंट होने लग रही है धीरे धीरे। तो ये बहुत बड़ा चेंज है अपने आप में। तो ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है, अधिग्रहण हो रहा है, उपयोग कर रहे हैं, हमारे तरीके बदल रहे हैं, और एक अधिक एकीकृत दुनिया का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पे विचार, प्रथाएं, नवाचार, भौगोलिक और सांस्कृतिक बाधाओं को पार करते हुए 21वीं सदी के दौरान वैश्वीकरण ने शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना। अब जो नई NEP आई है वो भी धीरे धीरे इंप्लीमेंट होने लग रही है, हो जाएगी, टाइम लगेगा। तो आज देश भर में छात्रों को अपनी कक्षा और अध्ययन दृष्टिकोण को में वैश्वीकरण का प्रभाव महसूस हुआ है। कैसे भाई, देखो चीजें कितनी डिजिटलाइज हो गई। कभी अब से 20 साल पहले किसी ने सोचा था कि इस तरीके से एजुकेशन मिल पाएगी। तो ये क्या है, वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है। अब ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के संदर्भ में भारत में क्या एजुकेशन में सुधार हुए हैं उन्हें देखते हैं। कौशल उन्मुख शिक्षा की ओर बदलाव, यानी स्किल्स डेवलपमेंट हुई है, वोकेशनल स्किल डेवलप हुई है। क्या है वोकेशनल स्किल, और नई शिक्षा नीति NEP 2020 जो है वो भी इम्प्लीमेंट हो रही है। तो उसकी वजह से क्या है, बच्चों की जो आलोचनात्मक सोच है वो डेवलप हो रही है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे अलग अलग तरीके से सोच पा रहे हैं, क्रिएटिविटी डेवलप हो रही है, और मल्टी डायमेंशनल एजुकेशन पे फोकस हो रहा है। शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण हो रहा है, यानी एजुकेशन का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, वैश्विक सहयोग हो रहा है। स्टडी इन इंडिया की पहल जो है उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। प्राद्योगिक और डिजिटल शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है, जैसे कि स्वयं कोर्स है, दीक्षा कोर्स है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। स्मार्ट एजुकेशन है, स्मार्ट क्लासेस हैं, और शिक्षा का निजीकरण भी हो रहा है, यानी निजी क्षेत्र में बढ़ती भागीदारी की। जब जो अभी हम ऑटोनॉमी पढ़ के आए हैं, तो गुणवत्ता शिक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जो निजी विश्वविद्यालय और स्कूलों की स्थापना की गई है, कि पब्लिक स्कूल्स खुल गए हैं, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ओपन हो रही हैं, संसाधनों की ऑटोनॉमी हो रही है। अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम का परिचय हो रहा है, यानी वैश्विक पाठ्यक्रम मानक स्कूलों और विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम जैसे IB इनसे रिलेट किया जा रहा है, और बहुत बार मीटिंग्स हो रही हैं इंटरनेशनली, ग्लोबली।
गुणवत्ता आश्वासन और मान्यता प्रदान की जा रही है। रिसर्च के क्षेत्र में भी बहुत आगे जा रहे हैं, सुधार हो रहा है। समावेशी शिक्षा को भी इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, यानी इंक्लूजन एजुकेशन पे भी फोकस हो रहा है। वैश्वीकरण में चुनौतियां क्या आ रही हैं ग्लोबलाइजेशन में? सांस्कृतिक बहस की, जो कल्चरल चीजें हैं, जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, उन्हें छोड़ते जा रहे हैं हम, ग्लोबलाइजेशन की तरफ ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं। शिक्षा की लागत जो है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो जिससे कमजोर वर्ग है, जो कमजोर समूह है, वो शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील जो है बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 को, और हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो आर्टिकल 45 के अंदर हुआ कि प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित ये कहा गया कि संविधान में वही जो हम पीछे पढ़ के आए कि 6 से 14 साल के बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, यानी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन उन्हें प्रदान की जाए। तो सन 1951 में हमारे देश में विकास की योजनाएं योजनाबद्ध तरीके से शुरू हुई, यानी चीजें इंप्लीमेंट होनी शुरू हुई। तो 1957 में क्या है, AICC की स्थापना हुई, अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। इसमें क्या है, प्राइमरी एजुकेशन का विस्तार हुआ और प्रगति के लिए बहुत सारी सिफारिशें की गई कि प्राइमरी एजुकेशन क्या हो सके, अपग्रेड हो सके, अपलिफ्ट हो सके। ज्यादा शुरुआत में सारा फोकस प्राइमरी एजुकेशन पे था। जितनी भी स्कीम्स स्टार्टिंग में आई वो प्राइमरी एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई। तो इस परिषद ने क्या है, प्राइमरी एजुकेशन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए, जैसे कि कोठारी आयोग आया 1964-66 में। फिर उसके बाद नई पॉलिसी आई 1968 की, उसमें भी बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट की गई। फिर उसके बाद जो पॉलिसी आई 1986 की आई। तो इसी तरीके से चीजें बदलती गई। प्राइमरी एजुकेशन में बहुत सारा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। तो इस आयोग ने शैक्षिक अवसरों की समानता पर विशेष जोर दिया कि इक्वलिटी होनी चाहिए, और जो पिछड़ा वर्ग है SC ST पे ज्यादा फोकस किया गया, अल्पसंख्यक वर्ग पे फोकस किया गया, जनजाति के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा की ओर आकर्षित किया गया। इसके आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की घोषणा की गई। फिर 1979 में सरकार ने 6 से 14 वर्ष के लिए उन बच्चों के लिए जो गैर औपचारिक शिक्षा शुरू की, जो किन्हीं कारणों से फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पा रहे थे, उनके लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट की गई। फिर 1986 की नीति आई, वो भी उनका भी फोकस किस पे था कि यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का, सार्वभौमिकरण होना चाहिए प्राथमिक शिक्षा का। फिर 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस लिए आया कि क्लासेस की जो कमरे हैं उनकी सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, रिसोर्सेज अच्छे होने चाहिए, टीचर्स अच्छे होने चाहिए, सारी फैसिलिटीज पे इसमें काम किया गया। फिर आया सर्व शिक्षा सम्मेलन 1990 में, थाईलैंड में आयोजित किया गया। भारत ने भी इसमें भाग लिया। इस सम्मेलन में सभी की शिक्षा के लिए शिक्षा पर विश्व घोषणा की, यानी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, ऑल ओवर वर्ल्ड में होनी चाहिए, यानी शिक्षा का सार्वभौमिकरण होना चाहिए। फिर प्राथमिक शिक्षा को और बढ़ाने के लिए और प्रयास किए गए। 1994 में DPEP प्रोग्राम आया, यानी जिला प्राथमिक शिक्षा परीक्षण शिक्षा कार्यक्रम। इन सभी प्रयासों के बावजूद हम प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने में सफल नहीं रहे। तो इस रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आई, कुछ कहीं स्कूलों की कमी हो गई, कहीं टीचर्स की कमी हो गई, किसी बच्चे ने बीच में छोड़ दिया, कोई बच्चा एक ही क्लास को कई बार कर रहा है। तो ये सारी समस्याएं देखने के लिए मिली। तो प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के साथ साथ अपव्यय को रोकने के लिए, यानी जो वेस्टेज हो रहा था उसे रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। सारे प्रयास सफल नहीं हो सके, तो ज्यादा सफलता नहीं मिल सकी। इस बीच सरकार ने क्या है, बच्चों को पर्याप्त पोषण प्रदान करने के लिए सवाल था कि दिमाग में कि भाई उन्हें अगर पोषण मिलेगा, अगर इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट किया जाए कि उन्हें न्यूट्रिशन दिया जाए, तो उससे एक तरीके से बच्चों को न्यूट्रिशन भी मिलेगा और बच्चे अट्रैक्ट भी होंगे, स्कूल में आने के लिए खुश भी होंगे। तो ये पॉलिसी लाई गई, कौन सी, मिड डे मील स्कीम। ठीक है, तो मिड डे मील स्कीम आई 15 अगस्त 1995 को। प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, माध्यमिक भोजन योजना कहा जाता है, मिड डे मील कहा जाता है। तो ये इसका एक ओवरव्यू था। अब इसका एम क्या था मिड डे मील का, यानी माध्यमिक भोजन योजना का उद्देश्य क्या था कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के नामांकन में वृद्धि की, हर बच्चा एनरोल कर पाए। ज्यादातर प्राइमरी पे ही फोकस था कि प्राइमरी में हर बच्चा क्या है, हर बच्चे का एनरोलमेंट होना चाहिए, और जो वेस्टेज हो रहा था उस वेस्टेज को कम करने के लिए ये
स्कीम लाई गई कि भाई जो अपव्यय हो रहा है, जो खर्च हो रहा है, उसकी बर्बादी को कम करने के लिए। तीसरा क्या था, विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाना, कि सारे बच्चे, अब स्कूल में एडमिशन तो बच्चे ले रहे थे कि भाई राशन मिलेगा, ये सारी चीजें मिलेंगी, खाने के लिए चीजें मिलेंगी, लेकिन वो क्या है, एक ही क्लास में एक ही क्लास को कई बार में कर पा रहे थे, तो उनसे क्या है, ठहराव आ रहा था, स्टैग्नेशन आ रहा था। तो ये मिड डे मील स्कीम लाई गई कि ताकि बच्चों की जो प्रेजेंस है वो बढ़ सके और उन्हें हेल्थ बेनिफिट भी मिल सके, और जो कास्ट का अंतर है, जो कास्ट बेस्ड डिफरेंस है, वो भी रिमूव किए जा सके और एक भाईचारे की भावना विकसित हो सके। न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड क्या था कि भाई स्कूल में क्या क्या मिलना चाहिए, तो 450 कैलोरी जो है, शुरुआत में जब प्राथमिक विद्यालय में बच्चा जाता है तो भोजन ऐसा बनाया जाए जिसमें 450 कैलोरी हो और 12 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, और जो उच्च प्राथमिक के बच्चे हैं उनके लिए 700 कैलोरी होनी चाहिए कम से कम और 20 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, और खाने में देना क्या है, चावल, गेहूं, दालें, सब्जियां और फल, एक संतुलित आहार सुनिश्चित करने के लिए। अब बेनिफिट क्या हुए मिड डे मील के, कि बच्चों का न्यूट्रिशन सुधर गया, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो गया, और उनका स्वास्थ्य अच्छा है तो फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगा, सोचने समझने की विकसित होगी। इंक्रीज एनरोलमेंट एंड रेगुलर अटेंडेंस ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल्स, यानी बच्चों का जो नामांकन है उसमें भी वृद्धि होगी और बच्चे प्रेजेंट भी रहेंगे क्लास में। विशेष रूप से जो लड़कियां बीच में स्कूल छोड़ रही थी तो उसकी दर में भी कमी आई कि भाई अब वो रेगुलर आ पा रही हैं। भोजन तैयार करने के लिए महिलाएं लगती हैं तो उन्हें सशक्तिकरण मिल रहा था, उन्हें जॉब मिल रही थी, ठीक है, और बेहतर सामाजिकरण और सामुदायिक बंधन, क्योंकि भोजन अक्सर तैयार किया जाता है और समुदाय के सदस्यों द्वारा परोसा जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या था, कुल मिलाकर जो ये मिड डे मील स्कीम आई थी, इसने बहुत सारे प्रयास किए जिससे कि बच्चे जो हैं आ सके, स्कूल में पढ़ सकें, लेकिन थोड़ी सी ये सफल रही, पूरी तरीके से ये सुनिश्चित पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हुई भी और इतनी कारगर नहीं रही। तो बच्चों के पोषण की स्थिति और स्कूल में उपस्थिति दर में वृद्धि हुई, हालांकि वहाँ क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियां रहीं, जिसमें गुणवत्ता, सुरक्षा के मुद्दे शामिल हैं, भोजन, साथ ही रसोईया, सहायकों में भुगतान में देरी, और ये प्रयास चल रहे थे इन मुद्दों का समाधान करने के लिए और योजना निरंतर सफलता सुनिश्चित करें, ठीक है। यानी बहुत सारे चैलेंजेस भी इन्हें देखने के लिए मिले। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है सर्व शिक्षा अभियान, फिर उसके बाद कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम और नेशनल लिटरेसी मिशन जो है लास्ट टॉपिक, यानी 3 टॉपिक बचते हैं, बस 3 टॉपिक ये कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमारी ओवरऑल पूरी ही बुक कंप्लीट हो जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान क्या है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना थी जो कब आई थी, सन 2000 में, इम्प्लीमेंट पूरी तरीके से 2001 में हुई थी। तो इसका भी एम यही था कि भाई एलिमेंट्री एजुकेशन को मजबूत किया जा सके, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा सके, सर्व शिक्षा अभियान यानी सबको शिक्षा मिल सके, ऐसा अभियान योजना चलाई जा सके। तो ये सन 2001 में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया, ठीक है, यानी इसका आरंभ। इसका क्या था, इस योजना का उद्देश्य था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को शिक्षा देना था। इसका ऑब्जेक्टिव था कि एजुकेशन का क्या हो, सार्वभौमिकरण हो, यूनिवर्सलाइजेशन हो, हर बच्चे को एजुकेशन मिल सके। शुरू कब हुई, इसलिए शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, अच्छा व्हाई वाज सर्व शिक्षा अभियान स्टार्टेड, शुरू इसलिए हुई जिससे कि जो गरीब बच्चे हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन मिल सके और एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा बढ़ सके। अपर क्लास जो भाई अमीर लोग होते हैं वो तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं, लेकिन जो गरीब इंसान होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। तो उसी के लिए ये सर्व शिक्षा अभियान आया कि हर बच्चा पढ़ सकेगा। एम क्या था इसका कि यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन का 2003 तक। भाई 2001 में ही आई तो कम से कम 2 साल तो किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होने में लगते ही हैं। तो इसका पहला तो एम यही था कि यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए और फ्री एजुकेशन सबको मिले, कक्षा 1 से लेकर 8 तक। 2003 तक ये सार्वभौमिकरण होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन का, और टू हेल्प ऑल चिल्ड्रन कंप्लीट 5 ईयर प्राइमरी एजुकेशन, बच्चा जो है 2007 तक अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी कर ले और फिर 8 ईयर प्राइमरी एजुकेशन यानी और 2010 तक अपने 8 साल यानी 8th क्लास तक कंप्लीट कर ले, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन की क्वालिटी को अपलिफ्ट करना भी इनका उद्देश्य था। अब इसके कंपोनेंट कौन कौन से थे, मतलब इस स्कीम के अंदर जो सर्व शिक्षा अभियान थी इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट ने जुड़ के काम किया, जैसे कि एजुकेशन गारंटी स्कीम आई 2001 में,
तो इसमें क्या था, देयर आर 25 चिल्ड्रन स्टडिंग इन रिमोट एंड लेस पॉल्यूटेड एरियाज देन एजुकेशन गारंटी सेंटर विल, अगर किसी भी एरिया में 25 बच्चे हैं और वहाँ स्कूल नहीं है तो वहाँ पे क्या खोला जाएगा, एजुकेशन गारंटी स्कीम या एजुकेशन गारंटी सेंटर खोला जाएगा। नेसेसरी रिसोर्सेज जो हैं वो भी अरेंज की जाएंगी और ट्रेंड टीचर वहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे। तो पहला कंपोनेंट यही था इसका कि एजुकेशन गारंटी स्कीम आई। दूसरा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी उसी दौरान आया 2003 में। ये सारे इसी में शामिल हो गए सर्व शिक्षा अभियान के अंदर ही। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो भी सर्व शिक्षा अभियान का ही एक कंपोनेंट था। इसका क्या उद्देश्य था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है प्राइमरी का और अपर प्राइमरी स्कूल्स का वो इम्प्रूव होना चाहिए इसके अंडर। तो एकेडमिक सेशन जो 2014-15 था, अबाउट 90% प्राइमरी और 80% अपर प्राइमरी स्कूल जो हैं उनको इसका फायदा मिला, बेनिफिट मिला इस स्कीम का। ठीक है, फिर उसके बाद आया DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि 1994 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान से इसे 2009 में जोड़ा गया। इसका प्रोविजन क्या था कि सेपरेट बजट होना चाहिए। द स्कीम इज बीइंग रन इन एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, यानी जो पिछड़े जिले थे वहां पे ये इंप्लीमेंट की गई। ज्यादा जो फोकस किया गया वो SC ST और माइनॉरिटी ग्रुप पे किया गया। मिड डे मील जो स्कीम है उसको भी इसी के अंदर लिंक कर दिया गया, सर्व शिक्षा अभियान से ही मिड डे मील को लिंक कर दिया गया 2007 में। इसका क्या था कि प्रोविजन होना चाहिए, सेपरेट बजट होना चाहिए। एट प्रेजेंट द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट बियर द, यानी जो केंद्र सरकार है वो 75% खर्चा उठाए और जो राज्य सरकार है वो 25% खर्चा उठाए। ठीक है, तो एकेडमिक ईयर 2014-15 जो है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया। कहाँ पे, 1158 प्राइमरी स्कूल थे और कुछ जो है अपर प्राइमरी स्कूल थे जहां 10 करोड़ बच्चों को बेनिफिट हुआ। ठीक है, 10.45। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम, उसको भी इसी से लिंक कर दिया गया। तो ये स्कीम जुलाई 2004 में स्टार्ट की गई और लिंक हो गई सर्व शिक्षा अभियान से 2007 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम जो है ये वैसे सेकेंडरी स्टूडेंट जो है गर्ल्स के लिए स्पेशली होती है। तो इसमें यह था कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जो है 50-50% खर्चा उठाए एजुकेशन का, जिससे कि अपर प्राइमरी स्कूल्स जो हैं उनको अपलिफ्ट किया जा सके। कौन कौन से स्टेप उठाए गए, यानी सर्व शिक्षा अभियान द्वारा शुरू किए जाने वाले कदम कौन कौन से थे कि 100% अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, यानी 100% मौके होने चाहिए और यूनिवर्सल एक्सेस होनी चाहिए, यानी सार्वभौमिक पहुंच, यानी हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंच सके। सेकंड क्या था, 100% एनरोलमेंट होना चाहिए, यानी हर बच्चे का नामांकन होना चाहिए और ये भी कैसा होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए कि हर बच्चे को फैसिलिटी मिले, हर बच्चे का नामांकन होना चाहिए, उसे बुक फ्री मिले और मिड डे मील स्कीम प्रोवाइड की जाए, सारी चीजें। तीसरा क्या था, 100% रिटेंशन और यूनिवर्सल रिटेंशन होना चाहिए, यानी प्रतिधारण होना चाहिए 100% हर एक बच्चे का। नेक्स्ट क्या था कि 100% सक्सेस होना चाहिए, यूनिवर्सल अचीवमेंट होना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है कि बच्चा आ गया और पढ़े ना, लेकिन पढ़े भी वो, है ना, उसे हर चीज का फायदा मिले, यूनिवर्सल अचीवमेंट होना चाहिए, सार्वभौमिक उपलब्धि होनी चाहिए। फिफ्थ का क्या था कि क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, अच्छे टीचर्स अपॉइंट होने चाहिए, अगर टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं है तो उनकी रीट्रेनिंग अरेंज की जाए, आईटी से कनेक्ट किया जाए, इंफॉर्मेशन ICT होनी चाहिए स्कूल्स के अंदर, एग्जामिनेशन सिस्टम होना चाहिए और वो भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, अब है नेक्स्ट स्कीम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम। मैं थोड़ा ऊपर से इसलिए पढ़ रही हूँ, अंदर देखो बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, इतना तो आप पॉइंट से भी समझ सकते हैं कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है कि एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, टीचर्स की क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, है ना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम KGBV से बोलते हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई स्कीम है जिसका एम क्या था कि जो सेकेंडरी गर्ल्स हैं, यानी 5वीं या 8वीं के बाद जो लड़कियां स्कूल छोड़ देती है, स्कूल नहीं जाती है, तो सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए थी ये, और स्पेशली जो पिछड़े वर्ग की लड़कियां थी उनके लिए थी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम। नाम से पता चल रहा है बालिकाओं के लिए थी। तो ये स्कीम लॉन्च हुई 2004 में। ये भी एक सर्व शिक्षा अभियान का ही पार्ट था जिसे पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया गया। इस स्कीम का एम यही था कि हर किसी को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए और हर कोई अपनी एजुकेशन सेकेंडरी लेवल तक कंप्लीट कर पाए।
इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ, तो ये स्कीम इम्प्लीमेंट की गई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा विद स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी। इस स्कीम ने क्या क्या चीजें प्रोवाइड की, रेजिडेंशियल स्कूल्स खुलवाए, क्षेत्रीय मतलब अपने ही क्षेत्र में स्कूल खुलवाए, गर्ल्स स्कूल खुलवाए, जैसे कि आपके स्कूल आपके एरिया में भी गर्ल्स स्कूल होंगे। और ज्यादातर डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी पे इनका फोकस था, जो लड़कियां स्कूल को छोड़ देती थी या स्कूल नहीं जा पाती थी या फिर हाशिया समूह से थी, मार्जिनलाइज कम्युनिटी से थी, उन तक एजुकेशन पहुंचाने का इसका उद्देश्य था। ये स्कूल सेटअप किए गए रिमोट और बैकवर्ड एरियाज में यानी पिछड़े एरियाज में इंप्लीमेंट किए गए स्कूल, वेयर देयर इज लो लिटरेसी रेट एंड पुअर एक्सेस, जहां पे एजुकेशन की पहुंच बिल्कुल भी नहीं थी, वहां तक ये स्कीम इंप्लीमेंट की गई। कवरेज क्या था इसका कि 11 से 14 वर्ष की जो डिसएडवांटेज्ड बच्चे हैं वो जो स्कूल छोड़ देते हैं उनको कवर करना इसका उद्देश्य था। इसमें ज्यादा फोकस किस पे किया गया, लड़कियों पे फोकस किया गया। लड़की जो कि एससी कास्ट से हो, एसटी से हो या बैकवर्ड क्लास से हो या माइनॉरिटी कम्युनिटीज से हो। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टेट टू स्टेट वेरी था, यानी थोड़ा बहुत बदलाव था कि हमारे स्टेट में कुछ है, दूसरे स्टेट में 1-2 पॉइंट अलग हैं ये, लेकिन प्रायोरिटी लड़कियों को दी गई थी और जो लड़कियां बिलो पॉवर्टी लाइन से थी। करिकुलम इसका कैसा था, करिकुलम कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन होनी चाहिए लड़कियों के लिए, स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी उन्हें कराई जाए। एक सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए, सिक्योर एनवायरनमेंट होना चाहिए, सैनिटेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, क्लीन वाटर होना चाहिए और हेल्थ केयर होनी चाहिए, हवादार कमरे होने चाहिए, लाइब्रेरीज होनी चाहिए, कंप्यूटर लैब्स होनी चाहिए, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। बेनिफिट क्या हुए कि लड़कियों का जो रिटेंशन रेट था वो भी बढ़ गया, एनरोलमेंट यानी नामांकन हुआ, एनरोलमेंट हुआ ज़्यादा लड़कियों का, ये भी बढ़ा, लड़कियां सशक्त हो पाई जब उन्हें एजुकेशन मिली और वो अपने सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स को भी इम्प्रूव कर पाए। जो ड्रॉप आउट रेट था वो कम हो गया ज़्यादातर गाँव के एरिया में, लिटरेसी रेट बढ़ा यानी साक्षरता दर बढ़ी और जो पिछड़े वर्ग की लड़कियां थी उन्हें एजुकेशन मिल पाई, अवेयरनेस भी बढ़ पाई लड़कियों की एजुकेशन को लेकर और जेंडर इक्वलिटी भी बढ़ी। ठीक है, अब है नेशनल लिटरेसी मिशन, ये 1988 में आया था। तो ये मिशन किसके लिए था, ना तो ये लड़कियों के लिए था ना ये बच्चों के लिए था, ये था युवाओं के लिए, यानी जो 15 से 30 साल के युवा थे उनके लिए था, जो अपने टाइम पे एजुकेशन नहीं ले पाए थे किसी कारणवश, उनके लिए ये एजुकेशन ये पॉलिसी लाई गई, नेशनल लिटरेसी मिशन यानी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में आया, जिससे कि देश को आगे ले जाया जा सके और 15 से 35 साल की आयु वर्ग के जो वयस्क हैं उनके लिए स्पेशली ये मिशन था। इसका उद्देश्य क्या था कि हर कोई लिटरेसी ले सके, हर कोई एजुकेशन ले सके, एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन तो उन्हें मिलनी चाहिए कि लिखना पढ़ना आ जाए, बेसिक मैथ वो पढ़ सकें, बेसिक रीडिंग कर सकें, हिसाब किताब कर सकें। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था, साक्षरता बढ़ाना, निरसाक्षरता का उन्मूलन करना। तो 80 मिलियन वयस्कों को साक्षर बनाकर पूर्ण साक्षरता प्राप्त करना, यानी इनका एम था, ये उद्देश्य था। कार्यात्मक साक्षरता को बढ़ाना और साक्षरता के माध्यम से क्या है, लोगों को एम्पावरमेंट करना, सशक्तिकरण करना कि वो आत्मनिर्भर हो सकेंगे, उनके अंदर सोशल अवेयरनेस भी होगी और वो एक सक्रिय नागरिक बन सकेंगे और अपना कंट्रीब्यूशन दे सकेंगे समाज के अंदर। स्पेशल फोकस इनका किस पे था, SC/ST ग्रुप पे था, महिलाओं पे था, अनुसूचित जाति जनजाति पे था और कमजोर वर्ग के जो लोग थे या मार्जिनलाइज जो कम्युनिटीज थी उनको प्राथमिकता देना इनका काम था। जो जेंडर इनइक्वलिटी हो रही थी उसे कम करना था, इन्हें जेंडर इक्वलिटी पे फोकस करना था, यानी समानता हो सके, सभी को समान एजुकेशन मिल सके। मुख्य विशेषता इसके क्या है कि कार्यात्मक साक्षरता यानी ऐसे कौशल सिखाने पर इनका ध्यान केंद्रित था जो प्रैक्टिकली यूज हो सके, जैसे कि अपना कुछ भी दस्तावेज, अपने डॉक्यूमेंट या घर में कोई भी चीज है उसे पढ़ सकें, वित्त प्रबंधन, हिसाब लेखा जोखा कर सकें, हिसाब किताब रख सकें और स्वास्थ्य की जानकारी देना। जन भागीदारी यानी सारे लोग क्या हैं, अपने स्वयं के सेवक बन सकें, भागीदारी दे सकें। समयबद्ध लक्ष्य था, यानी साक्षरता अभियानों में विशिष्ट लक्ष्य और समय सीमा के साथ डिजाइन किया गया कि भाई जो टाइम तुम्हें सूटेबल हो उस टाइम ही एजुकेशन दी जाएगी, क्योंकि दिन में तो इन लोगों को घर का काम होता था, कोई खेत में जा रहा था, कोई किस तरीके से काम कर रहा था, तो समयबद्ध लक्ष्य था, कोई टाइम लिमिट ऐसी नहीं थी कि सुबह में ही क्लासेस चलेंगी। विकेंद्रीकरण दृष्टिकोण डेवलप हो सके और अन्य कार्यक्रम के साथ एकीकरण हो सके। ठीक है,
प्रमुख घटक इसके क्या थे? संपूर्ण साक्षरता अभियान, यानी एक निश्चित अवधि के भीतर किसी विशेष क्षेत्र में निरसाक्षरता उन्मूलन का लक्ष्य है कि भाई थोड़ा बहुत पढ़ लें और किसी एक क्षेत्र में जाके कोई भी स्किल डेवलपमेंट कर लें। पोस्ट लिटरेसी कार्यक्रम था, यानी साक्षरता में पुनः गिरावट को रोकने के लिए निरंतर शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तीसरा क्या था? निरंतर शिक्षा कार्यक्रम, यानी आजीवन सीखने और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित था, यानी इसका फोकस किस पे था? वोकेशनल एजुकेशन पे था और लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे कि भाई अब ये पढ़ने लगे हैं तो आगे तक ये सीखते चले जाएं और अब क्या है, इस तरीके की स्किल्स डेवलप करें कि अपनी आजीविका चला सकें, अपना लाइवलीहुड कर सकें। ठीक है, तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने भारत में साक्षरता दर बढ़ाने और लाखों लोगों को सशक्त बनाने में अपना योगदान दिया। निरंतर प्रयास, निरंतर नवाचार, आधुनिक प्रौद्योगिकी में एकीकरण से सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी को शिक्षा का लाभ मिल सके, सभी को एजुकेशन मिल सके। ये वे लोग थे जो अपने टाइम पे एजुकेशन नहीं ले पाए थे और किसी तरीके से जिम्मेदारी में आ गए, फिर उनके लिए ये मिशन लाया गया, नेशनल लिटरेसी मिशन। ठीक है, होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हमारा पूरा सिलेबस हो गया है, जो जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं इन्हें मैं अलग से करा दूंगी और इनकी जो पीडीएफ है वो फोल्डर में अपलोड कर दूंगी। जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिए हैं वो लोग नोट्स ले सकते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।